Ninth class, in this year's history, you will learn about the world history. इसके पहले एट्थ क्लास में आपने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। अब हम जो पढ़ेंगे वो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स जिससे दुनिया की जो डेस्टिनी थी, जो फ्यूचर था, वो डिसाइड हुआ था, जिनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था फ्यूचर डिसाइड करने में। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा इसमें, वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वाई फ्रेंच रेवोल्यूशन? हम फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो लाइफ, जो जिस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन हम लोग इन्जॉय करते हैं आज, जो डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सोवर्निटी, रिपब्लिक, इनके बारे में जो हम जानते हैं, काफ़ी चीज़ें हमें, काफ़ी जानकारी जो थी इनकी, जो इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स की, वो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन ने समझाई थी। तो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन काफ़ी ध्यान से समझना है और इसको प्रॉपरली लर्न करना है। तो जिस तरह से हम इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल से परेशान थे, कई कंट्रीज़ हैं दुनिया में जो अलग अलग रूलर्स से, कॉलोनियल रूलिंग से परेशान थी, बट एक्चुअली फ्रांस में प्रॉब्लम कुछ और थी। ये अपना जो इनका खुद का जो किंग्स रूल था, उनकी जो पॉलिसीज़ थी और जिस तरह से उन्होंने सोसाइटी को डिवाइड किया हुआ था, उसकी वजह से परेशान थे। बिकॉज पीपल वर नॉट गेटिंग राइट्स ऑन इक्वल बेसिस। जो सोसाइटी थी पूरी, उनको अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ था। कुछ प्रिविलेज थे, कुछ अंडर प्रिविलेज थे, कुछ अनप्रिविलेज, कम्प्लीटली अनप्रिविलेज थे, यानी उनको हर चीज़, जो भी प्रॉब्लम्स है, सबका सामना उनको ही करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इन 1774, इस टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी? फ्रेंच सोसाइटी बेसिकली 3 एस्टेट्स में डिवाइड थी। सबसे पहला पार्ट जो है वो है क्लर्जी, द पीपल रिलेटेड टू चर्च प्रैक्टिस। जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण होते हैं, पंडित वगैरह, उस तरह से यहाँ पे क्लर्जीज हैं। सेकंड सेगमेंट था, जो सेकंड एस्टेट है, वो है नोबिलिटी। नोबिलिटी में इनकी जो रॉयल फैमिली है, जो मोनार्कियल सिस्टम है, दरबारी जो है, राजा, उनका परिवार, ये सारे काउंट होते हैं। और उसके बाद आती है थर्ड एस्टेट। तो रिमेनिंग जितने भी हैं वो थर्ड एस्टेट में काउंट होते थे। बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एट्सेट्रा, पीजेंट्स एंड आर्टिजन, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स। ये कैटेगरी ऐसी थी जिसको सारा हार्ड वर्क करना पड़ता था। इनमें काफ़ी सारे पढ़े लिखे समझदार भी थे, लेकिन इनको सभी तरह के टैक्सेस वगैरह भी बेयर करने पड़ते थे। जबकि ये दोनों कैटेगरीज जो हैं, इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है, लेकिन ये काफ़ी रिच, काफ़ी प्रिविलेज थे। ज़्यादातर लैंड होल्डिंग्स वगैरह इन्हीं के पास में थी। तो प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट हुई थी कि जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था, दैट वाज नॉट ऑन इक्वल बेसिस। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी के टाइम पे फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी? In 1774, Louis XVI of Bourbon family of kings ascended the throne of France. Now Louis 16, 16 क्यों लगा हुआ है? क्योंकि लुइस नाम के इससे पहले भी 15 राजा हो चुके थे। ये 16th किंग था। तो 1774 में लुइस 16, जो कि बॉर्बन फैमिली से था, उसको फ्रांस की गद्दी, फ्रांस का जो सिंहासन था, वो दे दिया गया। He was 20 years old and married to Austrian Princess Mary Antoinette. 20 साल के थे तब इनकी ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस थी मैरी एंटोइनेटी से उसकी शादी हो गई। अपॉन हिज एक्सेशन द किंग, न्यू किंग फाउंड द एम्प्टी ट्रेजरी। जैसे ही वो राजा बना, उसने गद्दी संभाली, इसका राजकोष इसको पूरा खाली मिला, एम्प्टी ट्रेजरी। अब कारण क्या क्या थे? सबसे पहले रीज़न जो है, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। कंटिन्यूसली काफ़ी सालों तक युद्ध में लड़ते रहे, कभी इधर कभी उधर, इसकी वजह से इनके रिसोर्सेज काफ़ी ख़त्म हो गए। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. अब उसके बाद इसको ऐड करते हुए दूसरा जो खर्चा आया, जो इनका ह्यूज पैलेस था वार्सिलेस में, उसको मेंटेन करने का काफ़ी सारा खर्चा आता था। अंडर लुइस 16, फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। तीसरा कारण था, लुइस 16 के टाइम पे फ्रांस ने अमेरिका को हेल्प करी थी। अमेरिका में 13 कॉलोनीज थे ब्रिटिशर्स की। ब्रिटेन इनका कॉमन एनिमी था, तो इन्होंने अमेरिका को हेल्प करी। जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, वो इन्हीं की फ्रेंडशिप का फिर बाद में रिजल्ट था। द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन। इस वॉर की वजह से $1 बिलियन के ऊपर का कर्जा हो गया, टू अ डेप्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 बिलियन, और बढ़ते बढ़ते 2 बिलियन तक चला गया। लिवायर यहाँ पर फ्रांस की करेंसी है, नीचे आपको न्यू वर्ड्स में दे रखा है। द लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। जिन लोगों ने, जिन भी कंट्रीज ने इनको लोन दिया था, अब वो 10% इंटरेस्ट उस पर चार्ज कर रहे थे। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज obliged टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट
पेमेंट अलोन, इसलिए अब फ्रेंच गवर्नमेंट को काफ़ी सारा पैसा तो अपने इंटरेस्ट के लिए चुकाना पड़ रहा था टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस। उसके बाद चौथा रीज़न था इसके जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, जैसे कोर्ट को मेंटेन करना, आर्मी, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यूनिवर्सिटीज़, स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस, या फिर अपने जो दरबारी होते हैं उनको सैलरीज वगैरह भी देनी होती है, तो इनकी वजह से काफ़ी सारा खर्चा बढ़ गया था। अब इनके पास एक ही चीज़ थी कि टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए ताकि ये पैसा निकाल सकें। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफाइस्ड, हालांकि ये तरीका भी सिर्फ इनफ नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 estates एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट पेड टैक्सेस। तो मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच सोसाइटी इस टाइम पर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी और सिर्फ जो थर्ड एस्टेट है उनको ही टैक्सेस पे करने होते थे। 1 and 2 एस्टेट के ऊपर कोई टैक्सेस नहीं लगाए जाते थे। The society of estates was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. ये आज का तरीका नहीं था इनका, ये काफ़ी पुराने टाइम से चलती आ रही थी। जो सिस्टम था फ्यूडल सिस्टम इनका, यानी जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी है उसके पास उतनी ही पावर। The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. अगर ओल्ड regime टर्म का यूज़ करते हैं यानी 1789 से पहले जो फ्रेंच सोसाइटी थी, जो सिस्टम था, जो इंस्टीट्यूशन था, उसके लिए टर्म यूज़ करी थी ओल्ड regime। फिगर 2.2 में आपको दिखा रखा है सारा फ्रेंच सोसाइटी का जो सिस्टम था। पीजेंट्स मेड अप द 90% अबाउट द पॉपुलेशन। अगर हम पॉपुलेशन देखें यहाँ पर तो 90% आबादी जो है फ्रांस की वो पीजेंट किसान थे। हाउ एवर स्मॉल नंबर ऑफ देम वुड ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड, जबकि सिर्फ कुछ ही थे जिनके पास अपनी खुद की ज़मीनें थी। उसके अलावा 60% तो जो नोबल्स थे उनके यहाँ पर काम करते थे, उनकी ज़मीनों पर। द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट, या फिर कुछ इनमें से थर्ड एस्टेट के भी रिच थे जिनके खेतों पे ये काम करते थे। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 एस्टेट्स दैट इज द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। मैंने आपको बोला इनको टैक्सेस नहीं पे करने, तो ये एक बर्थ बेस्ड प्रिविलेज इनको मिला हुआ था क्लर्जी एंड नोबल्स को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिविलेज इनकी यही थी। द नोबल्स फर्दर एंजॉय फ्यूडल प्रिविलेजेस, उसके अलावा फ्यूडल प्रिविलेज भी था नोबल्स के पास में, क्योंकि राज परिवार से हैं तो इनको तो वैसे ही इस तरह के कोई काम नहीं करने हैं। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। अब जो भी कर ये किसानों से वसूल करते थे तो ये खुद एंजॉय करते थे उसको। पीजेंट्स वर ऑब्लाइज टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, इसके अलावा पीजेंट्स को कई बार इन लॉर्ड्स को सर्विसेज भी देनी पड़ती थी, जैसे उनके घर में या उनके खेतों में काम करना है, आर्मी में सर्विस देनी है, या रोड्स वगैरह बिल्ड करने हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करना है। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथे, उसके अलावा चर्च भी अपना टैक्स वसूल करता था जिसको टिथे कहा जाता है, ये किसानों से वसूल किया जाता था। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट, तो किसान तो थे ही से, उसके अलावा थर्ड एस्टेट के जितने भी मेंबर्स हैं उनको टैक्सेस पे करने पड़ते थे, हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। इनको स्टेट को भी यानी राजकोष में भी देना है और चर्च को भी टैक्स देना है। उसके अलावा दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेल, एक डायरेक्ट टैक्स भी था टेल, एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो जो स्टेट को देना है वो तो टेल है डायरेक्ट टैक्स के तौर पे, और काफ़ी सारे टैक्सेस आपको जो डेली यूज़ वाली कंजम्पशन वाली जो चीज़ें हैं जैसे टबैको है या सॉल्ट है उनके ऊपर भी देना है। जैसे हम लोग मार्केट से कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो उस पर लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, उस तरह से। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वॉज बोर्न बाय द थर्ड एस्टेट अलोन, ये सारा टैक्स थर्ड एस्टेट को ही देना है। यहाँ पे न्यू वर्ड्स में आपको दे रखा है लिवायर, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, डिसकंटिन्यूड इन 1794। 1794 के बाद ये करेंसी बंद हो गई थी। क्लर्जी, ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च, ये चर्च रिलेटेड लोग हैं। टिथे, अ टैक्स लिवाइड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये टैक्स चर्च के द्वारा लगाया जाता है जिसमें आपका एग्रीकल्चर का 1/10 प्रोडक्शन आपको इनको देना है। मान लीजिए आपके खेत पे 10 बोरी गेहूँ निकला है तो 1/10 एक बोरी आपको चर्च को देना पड़ेगा। और टेल है आपका टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, ये सीधे राजकोष में जाने वाला टैक्स है, तो आपको ये न्यू वर्ड्स भी लर्न करने हैं। अब फ्रांस में प्रॉब्लम थी, देखते हैं आगे। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, कैसे लोग सर्वाइव करते थे यहाँ पर। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स।
पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई थी 1715 के बाद, देखेंगे 1789 तक। इसकी वजह से फूड की डिमांड बढ़ी, और फूड की डिमांड बढ़ी, प्रोडक्शन आपके पास में एक्चुअली जितना था उतना ही है, तो प्रोडक्शन और पॉपुलेशन डिमांड दोनों में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, इसलिए जो ब्रेड के प्राइसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे थे। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स। काफ़ी सारे वर्कर्स तो लेबरर के तौर पे वर्कशॉप पे काम करते थे, जिनकी फिक्स वेजेस हुआ करती थी, यानी उनकी वेजेस भी अब इतने पर्याप्त नहीं है कि वो बढ़ते हुए दाम के साथ एडजस्ट कर सकें। इसका मतलब जो गैप था पुअर और रिच के बीच का वो बढ़ता चला जा रहा था। थिंग्स बिकम वर्स वेन एवर, और कंडीशन और पुअर कब होती थी, जब ड्राउट या हेल, अकाल पड़ जाए या फिर सूखा आ जाए या फिर ओले वगैरह गिर जाए, तो उस वक्त फसलें ख़राब हो जाती थी। तो अचानक सिचुएशन जो है सबसिस्टेंस क्राइस पे चली जाती थी, जब अचानक क्राइसिस क्रिएट होते हैं। इसका भी मीनिंग यहाँ पर न्यू वर्ड्स में आपको दे रखा है, समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस। और ये ऐसी चीज़ थी जो कि ओल्ड रिजाइम के टाइम पर फ्रांस में बार बार होती रहती थी। अब क्योंकि थर्ड एस्टेट के लोग आगे बढ़ रहे थे, इसमें मर्चेंट्स भी हैं, वीवर्स भी हैं, पीजेंट्स भी हैं, और आर्किटेक्ट्स वगैरह लॉयर्स भी हैं, तो ये पढ़े लिखे लोग थे, तो ये एक मिडिल क्लास के तौर पे आगे इमर्ज हो रहे थे, अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे थे। तो इनकी सबसे पहले डिमांड आई कि प्रिविलेजेस को ख़त्म किया जाए। In the past, peasants and workers had participated in revolt against increasing taxes and food scarcity. तो पहले भी पीजेंट्स और वर्कर्स ने कई बार रिवोल्ट किया है बढ़ते हुए टैक्सेस और फूड स्केर्सिटी, फूड शॉर्टेज को लेकर, लेकिन उनके पास मीन्स नहीं थे, या एक कोई प्रॉपर प्रोग्रामिंग नहीं थी, लीडरशिप नहीं थी, इसलिए कभी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड एस्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्पेरस। अब सारी जिम्मेदारी एक्चुअली उन्हीं के ऊपर थी जो थर्ड एस्टेट में थोड़े से रिच हो गए थे, जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास नए आइडियाज़ थे, क्योंकि जो गरीब है उसको तो डेली मेहनत करके अपने लिए पैसा अर्न करना है, तो वो रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, और ना ही उनको इतनी नॉलेज थी। द 18th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स, इसलिए इसमें नए सोशल ग्रुप निकले 18th सेंचुरी में, जिसको मिडिल क्लास नाम दिया गया है। इन्होंने अपनी जो अर्निंग है वो ओवरसीज ट्रेड वगैरह से बढ़ाई थी, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स सच एज वूलन एंड सिल्क टेक्सटाइल से, जो कि बेसिकली ये वर आइदर एक्सपोर्टेड और बॉट बाय रिचर मेंबर्स। तो या तो रिच लोग इनसे खरीदते थे या फिर ये एक्सपोर्ट करते थे इनको। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड एस्टेट इंक्लूडेड। अब मर्चेंट्स मैन्युफैक्चरर्स के अलावा इसके अंदर थर्ड एस्टेट में प्रोफेशनल्स भी थे, लॉयर्स भी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी थे। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड, ये पढ़े लिखे थे और ये बिलीव करते थे कि सोसाइटी में बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस किसी को नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि इसमें आपका कोई मेरिट नहीं है दैट यू बिलोंग टू सच एंड सो फैमिली। इसमें आपका क्या मेरिट है, आपका क्या योगदान है। रादर अ पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन इट्स मेरिट, बल्कि एक सोशल पोजिशन किसी भी पर्सन की उसकी मेरिट, उसके अचीवमेंट पे होनी चाहिए। दीज आइडियाज एनविसेजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज, ये चाहते थे ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पर सबके लिए फ्रीडम, इक्वल लॉज हो, अपॉर्चुनिटी सबके लिए समान हो। और ये सारे आइडियाज़ जो यहाँ के फ़िलोसोफर्स थे, जैसे जॉन लॉक, जीन जेकस रूसो, इन्होंने अपने राइटिंग्स में फॉरवर्ड करी थी, जिनसे इनको आइडियाज़ मिले रिवोल्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जॉन लॉकी एंड जीन जेकस रूसो इन हिज टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, लॉकी, जॉन लॉकी ने जो बुक लिखी थी टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, उसमें उन्होंने जो डिस्क्राइब किया था दैट वाज सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन। जो राजा है, जो ऑलमाइटी है, उसके पास जो पूरी पावर है वो नहीं होनी चाहिए, एन एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, और राजा की जो एब्सोल्यूट राइट्स हैं वो भी नहीं होने चाहिए। फिर रूसो ने इसी आइडिया को आगे फॉरवर्ड करा, प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो आइडिया इन्होंने आगे प्रपोज करा उसमें था कि गवर्नमेंट एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए बिटवीन पीपल एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी जिनको लोगों ने चूज़ करा है उनके बीच में एक बॉन्डिंग होनी चाहिए। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ, फिर आगे तीसरी जो बुक थी मॉन्टेस्क की स्पिरिट ऑफ लॉ, इसमें प्रपोज द डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कि किंग्स रूल ना होकर पावर जो है वो तीन में डिवाइड होनी चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। लेजिस्लेचर लॉज बनाएगी, एग्जीक्यूटिव इनको एग्जीक्यूट करेंगे, और जुडिशरी इनको चेक करेगी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी। दिस मॉडल ऑफ पार्लियामेंट वॉज गवर्नमेंट वॉज पुट इन टू फोर्स इन द यूएसए। अब जिस यूएसए को इन्होंने हेल्प करी थी उन्हीं से इन्होंने ये आइडिया लिया था आफ्टर द 13 colonies declared their independence from Britain. The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France. तो जो political thinkers थे इनके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बिल ऑफ राइट्स उन्होंने अपने लोगों के लिए बनाया था उसके।
द आइडिया ऑफ दीज फिलोसफर्स वुड डिस्कस इंटेंसिवली इन सैलून्स। तो जहाँ जहाँ इनको मौका मिलता है सैलून्स पे, कॉफ़ी हाउसेज में, वहाँ बैठकर ये जो पढ़े लिखे समझदार लोग थे इन फिलोसफर्स के आइडियाज़ को डिस्कस किया करते थे, आइदर थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. जो पढ़े लिखे नहीं थे उनके लिए ज़ोर ज़ोर से इनको पढ़ के सुनाया जाता था ताकि वो भी इनको समझें. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expense of the state generated anger and protest against the system of privileges. तो जैसे ही ये खबर आई कि लुइस 16 प्लान कर रहा है टैक्सेस को और आगे बढ़ाने की ताकि उसका राजकोष भर सके, उसके लोन कम हो जाए, उसकी वजह से ये थर्ड एस्टेट काफ़ी एंगर में आ गई और अब प्रोटेस्ट वाली सिचुएशन पर थी कि जितने भी प्रिविलेजेस इनको ख़त्म किया जाए.